ऐसा क्या हुआ पूरे भारत में जिनके 4000 स्टोर्स हुआ करते थे, दैट इज गीतांजलि जेम्स, जो ओन किया करते थे मेहुल चोकसी, आज एक बहुत ही बड़े लीगल बैटल में फंसे हुए हैं। तो क्या हुआ मेहुल चोकसी के साथ, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। बट इस वीडियो के अंदर जाने से पहले हमको मेहुल चोकसी के साथ साथ एक और बहुत महान व्यक्ति के बारे में समझना पड़ेगा, वो है नीरव मोदी। रिसेंटली मेहुल चोकसी आप लोगों को खबर में दिखे होंगे, वेयर बाय आपने हर एक न्यूज चैनल में देखा होगा मेहुल चोकसी अरेस्टेड, मेहुल चोकसी अरेस्टेड। बट ये मेहुल चोकसी जो बेल्जियम में अरेस्ट हुए हैं, ये इतने चर्चा में क्यों है? क्यों इंडियन अथॉरिटीज बेल्जियम में एक्सट्रेडिशन के लिए फाइल कर रहे हैं फॉर मेहुल चोकसी? क्यों इंडियन अथॉरिटीज मेहुल चोकसी को फिर से इंडिया लाना चाहते हैं? आज हम मेहुल चोकसी और इनसे रिलेटेड स्कैम के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हो इस चैनल के अंदर तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, सो दैट उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज एंड फाइनेंशियल स्कैम के बारे में इंफॉर्मेशन दिन के दिन बढ़ती रहे। नीरव मोदी वही महान इंसान है फ्रेंड्स, जिन्होंने इंडियंस का ज्यादा नहीं सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर देश से भाग गए। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों ने मिलकर 13,000 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक स्कैम को अंजाम दिया था। तो इस वीडियो के अंदर मेहुल चोकसी, नीरव मोदी के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक के अंदर फ्रॉड कैसे हुआ, आज हम उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कैसे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक के फंड्स को और सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करके 13,000 करोड़ का चूना लगा दिया ना फ्रेंड्स। ये पैसा सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है, सिंस पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है और सरकार को पैसे कहां से मिलते हैं? सरकार को पैसा कहीं ना कहीं हमारे ही टैक्स के पैसे से मिलते हैं। तो ये पैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे थे। तो 13,000 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक का नहीं, 13,000 करोड़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक का चुना लगा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा किस तरीके से इन्होंने स्कैम को अंजाम दिया, व्हाट इज द टाइमलाइन, और अब क्या हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर और नीरव मोदी मेहुल चोकसी के साथ क्या हो रहा है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पंजाब नेशनल बैंक हमारे देश का सबसे पुराना बैंक है। पुराना होने के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक का मतलब होता है कि सरकार की पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हिस्सेदारी है, ओनरशिप है। एक बैंक सरकारी बैंक तब बनता है जब उस कंपनी का 51% और मोर गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे दोनों के पास हो। गवर्नमेंट बैंक होने की वजह से लोग भरोसे के साथ डिपॉजिट्स किया करते हैं। अब चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे स्लो बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई हो, ये दोनों भी बैंक सरकारी बैंक है और बहुत ज्यादा ट्रस्ट लोग इन बैंक में करते हैं। बट फरवरी 2018 में मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। तब के मैनेजर ने एक न्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ का चूना लगा और ये 13,000 करोड़ का चूना लगाने के लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। नंबर 1 नीरव मोदी, नंबर 2 मेहुल चोकसी और नंबर 3 करप्ट ऑफिसर्स जो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एलओयूज पास किया करते थे। एलओयूज क्या होगा थोड़ी देर में बता रहा हूं। 2018 में जब ये फ्रॉड के बारे में बताया गया तब ये पता चला ये फ्रॉड अभी से नहीं 2011 से चल रही है ना फ्रेंड्स। 2018 में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के ऑफिसर्स यानी कि उनके कंपनी के कुछ लोग एलओयूज इशू करने गए। अब एलओयू का मतलब क्या होता है, चलो इस वीडियो में समझते हैं। जिनको ऑलरेडी एलओयू का मतलब पता है, आप इस टाइमलाइन में जाके वीडियो को स्किप कर सकते हो एंड आगे की स्टोरी सुन सकते हो। एलओयू का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एलओयू एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स जहां पर आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करोगे तो एलओयू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एलओयू को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अक्षय जो मुंबई में रहने वाला है और उसका बैंक अकाउंट है से एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। अक्षय को बहुत टाइम से एक मशीन चाहिए था विच इज इन कनाडा। उसको एक वेंडर भी मिलता है करण। अब करण इंडिया में माल सप्लाई तो करना चाहता है बट उसको पता नहीं कि उसको पेमेंट टाइम पे मिलेगा कि नहीं। अब यहां पर अक्षय भी असमंजस में है कि उसको वहां पे पेमेंट तो कर देगा बट व्हाट इफ उसको सामान नहीं मिला। दैट्स द रीजन यहां पर एक इंटरमीडिएटरी को अपॉइंट किया जाता है, वो है बैंक। अक्षय अपने बैंक के पास जाएगा से एसबीआई, उसको थोड़ा सा पैसा देगा एज अ कमीशन और उसको बैंक को एलओयू इशू करने बोलेगा। एलओयू का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जहां पर एसबीआई करण के बैंक को एक एलओयू लिख के देगा कि करण आप बिंदास मशीन इंडिया में भेजो
आपको पेमेंट 110% अक्षय देगा, अगर अक्षय नहीं देगा तो हम एसबीआई देंगे। नाउ फ्रेंड, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। अगर अक्षय पेमेंट नहीं देगा तो एसबीआई करण को पेमेंट करवाएगा ही। ये एलओयू का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अब अगर अक्षय पेमेंट नहीं करता है तो बैंक यानी कि एसबीआई पेमेंट करेगा। अब अगर बैंक इतना बड़ा पेमेंट करेगा तो हमेशा बैंक एलओयू इश्यू करते वक्त पहला चीज कमीशन लेगा, और सेकंड, जितने रुपए का एलओयू इशू होगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू होगा, उतने ही रुपए का एक अंडरटेकिंग के साथ साथ कोलैटरल रखना पड़ेगा। अगर 1000 करोड़ की मशीन आप मंगवा रहे थे और 1000 करोड़ की एलओयू इशू हुआ है तो अक्षय को सेफर साइड के लिए हमेशा सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल रखना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी एसेट रखवा दो कि कल जाकर अगर एसबीआई ने पेमेंट किया तो एसबीआई बड़ी इजीली से पैसा रिकवर कर पाएगी। नीरव मोदी के लोग स्कैम को अंजाम देने के लिए एलओयूज यूज करते थे। अब एलओयू तो बड़ा सिंपल है, आपको कोलैटरल रखना पड़ता है कि नीरव मोदी के लोग कभी भी एलओयू इश्यू करते वक्त कोलैटरल रखते नहीं थे। ये उन्होंने कैसे किया? उन्होंने रिश्वत खिलाया, कमीशन दिया टू पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज को, और इससे वो 13,000 करोड़ धीरे धीरे निकालते गए। उन्होंने सीबीएस में ये चीज रिकॉर्ड नहीं किया। सीबीएस मींस कोर बैंकिंग सिस्टम। इट इज बेसिकली सिस्टम जहां पर आप मेन सर्वर में, मेन सिस्टम में अपडेट कर देते हो कि आपके ब्रांच में कैसा हरकत हो रहा है। सो एग्जांपल, अगर मेरा ब्रांच, माय होम ब्रांच इज इन मुंबई मरीन ड्राइव, अगर उसमें वहां पे मेरा होम ब्रांच है और वहां पे मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपया, अगर मैं कैलकाटा चले जाऊं, यूपी चले जाऊं, बिहार चले जाऊं और वहां से पैसे निकालूं, तो फ्रेंड्स ऑल ओवर द प्लेस मेरा बैलेंस उतना ही होगा जितना मैंने पैसा निकाला। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया बैंक में था जो मैंने मरीन ड्राइव में डिपॉजिट किया था, अगर मैं वो 50,000 रुपया बिहार में जाके निकाल लूं तो अल्टीमेटली मेरा बैलेंस ऑटोमेटिकली 50,000 रुपया ही होगा, बिकॉज मैंने अपने अकाउंट से बिहार से पैसे निकाले। यानी कि बिहार का बैंक, बिहार का ब्रांच अपडेट कर देगा सीबीएस में, कोर बैंकिंग सिस्टम में, कि जो मरीन ड्राइव में 1 लाख रुपया पड़ा है अब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा विद द विड्रॉवल ऑफ 50,000 फ्रॉम द बिहार। अब इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। ये कोर बैंकिंग सिस्टम को इन्होंने पूरा 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 फाउल पे किया, पूरी तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि इन्होंने बहुत सारी चीजें सिस्टम में डाला ही नहीं, जिसकी वजह से कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा स्कैम इतने बड़े ब्रांच में हो रहा है। इन एलओयूज को यूज करके नीरव मोदी और चोकसी ने क्रेडिट अवेल किया और बाहर पैसे धीरे धीरे निकालते गए। इन्होंने स्विफ्ट का भी इस्तेमाल गलत तरीके से किया। जैसे इंडिया में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आईएफएससी होता है और इंटरनेशनली ट्रांसफर करने के लिए आपको मिलेगा स्विफ्ट। बिना इंटरनल चेक के इन्होंने स्विफ्ट का गलत इस्तेमाल किया और हर बार ये पैसे घुमाते गए अपने शेल कंपनीज के बीच। शेल कंपनीज का मतलब होता है जहां पर रियल में कंपनी एग्जिस्ट नहीं करता, ऑन पेपर कंपनी एग्जिस्ट करता है। बहुत बार ऐसा भी, बहुत सारे ट्रांजैक्शन में ऐसा भी देखा गया कि नीरव मोदी ने एक फर्जी डॉक्यूमेंट इशू करके ये बोला कि सामान तो आ चुका है, अब पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट इनकी खुद की शेल कंपनीज में किया जा रहा था। अब ऐसा करके 13,000 करोड़ का स्कैम बाहर आया। फ्रेंड्स, 13,000 करोड़ का जब स्कैम बाहर आया इन द ईयर 2018, ये आया कैसे? तो हुआ ये कि मैनेजर, जो नया मैनेजर अपॉइंट हुआ था, उनको समझ में आ गया कि नीरव मोदी और उनके फर्म क्या नहीं रख रहे हैं, उन लोग नहीं रख रहे कोलैटरल। जब ये बात बाहर 2018 में आई माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा भूचाल हुआ। स्टॉक मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक क्रैश हुआ। नॉट ओनली दैट, सिंस एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी पे भरोसा कम हो गया लोगों का। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, अब पंजाब नेशनल बैंक अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। 13,000 करोड़ जो उन्होंने रिपोर्ट किया था वो बाद में इंक्रीज भी हुआ, बट बहुत ही कम जगह से पैसा रिकवरी हो पाया। अब ये दो लोग, नीरव मोदी जो यूके भाग गया था और मेहुल चोकसी जो रिसेंटली बेल्जियम में पकड़ा गया, दोनों भी लोग लड़ रहे हैं कि इंडियन अथॉरिटीज लड़ाई कर रही कि भैया इनको इंडिया में वापस लाया जाए, और इंडिया में वापस लाना इतना इजी नहीं है फ्रेंड्स। इसके दोनों कंट्री के बीच में ट्रीटी चेक करनी पड़ेगी। तो वो लड़ रहा है, मेहुल चोकसी लड़ाई करेगा बेल्जियम में, और नीरव मोदी ऑलरेडी पकड़ा गया है और लड़ाई कर रहा है यूके में। ना फ्रेंड्स, ये स्कैम दिखने में कितना सिंपल लगे, बट इसको बहुत ही स्मार्टली एग्जीक्यूट किया गया है। सीबीआई ने बहुत इन डिटेल रिसर्च किया है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स आपको कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसको बिल्कुल रीड करें, इससे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत इंक्रीज होगी। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने कुछ इंफॉर्मेशन यूज किया, लाइक न्यूज़पेपर कटआउट्स, लाइक हमने यूज किया रिपोर्ट जो सीबीआई ने बनाई थी, और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स एंड न्यूज चैनल जिससे आपको मैं इंफॉर्मेशन कोल्डेट तरीके से दे पाऊं। इस वीडियो को खत्म करते वक्त बस मुझे यही बोलना है कि बैंकिंग सिस्टम में इतना बड़ा फ्रॉड, ये एक कलंक तो बैंकिंग सिस्टम में लगा था, बट उसके बाद सरकार ने ऐसे बहुत से लॉज लाए जिसकी वजह से चीजों को बैलेंस कर दिया गया। लाइक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर।
फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब है भैया जो पैसा लेकर भाग गया है। ये नया लॉ लाया गया सो दैट ऐसे भगोड़ों को हम पकड़ पाए। बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए सो दैट चीजें बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया। आपका क्या कहना है इस पूरे स्कैम के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। अगर वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज ये आपके लिए फ्री है, बट हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन है जो मुझे और मेरी टीम को मिलती है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।